हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एरिक विकास सर की क्लास में, जो कि केमिस्ट्री की सेकेंड क्लास है। बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और मज़ा भी आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। देखो, इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, मैटर यानी द्रव्य की बात करने वाले। टोटली वी आर जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द मैटर। मैटर क्या है, सिंपल सी बात है। उसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे, इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना को जानेंगे। सेकंड, द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध, रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी की बात करेंगे। और थर्ड में आ जाओ, द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे। फोर्थ आ जाओ आप, द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन, द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। एंड आ जाओ, द्रव्य का अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ मैटर, ये चीज होगा। ये आ जाओ, द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करेंगे। जस्ट आ जाओ, द्रव्यों में होने वाले परिवर्तन, चेंजेस ऑकरिंग इन मैटर और सब्सटेंस। ये सारी चीजें आपको इतना पढ़ना इस चैप्टर में, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। क्या इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। पिछले वीडियो में थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम हुई थी और टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसको रिमूव कर लिया गया है, तो अब सारी चीजें सही है। ठीक है, तो भाई इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट हम उठाते हैं क्या, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट क्या, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ, इंट्रोडक्शन की हम बात अगर करेंगे यानी प्रस्तावना की बात करेंगे। तो देखो, ब्रह्मांड जो है टोटली दो चीजों से मिलकर बना है। क्या क्या, द्रव्य व ऊर्जा। क्या क्या, ध्यान देना, द्रव्य एवं ऊर्जा। तो भाई ब्रह्मांड दो पदार्थों से मिलकर बना है, दो चीजों से मिलकर बना है, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जानना बहुत जरूरी है कि मैटर क्या है, भाई क्या मैटर है, एंड आपकी बात करें तो एनर्जी। इन दोनों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ओके, चलो। तो द्रव्य और ऊर्जा हो गया। तो द्रव्य की अगर हम बात कर लें, द्रव्य एक ऐसा क्या है जो स्थान घेरता है। सिंपल सी बात समझना, सब कुछ सही है। हाँ चलो, तो वे वस्तुएं, सिंपल सी बात कर लें, द्रव्य की हम बात कर लें, मैटर की बात कर लें, तो देखना, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनका अपना खुद का कुछ भार होता है, पॉइंट पकड़ना, स्थान घेरती हैं। क्या, स्थान घेरती हैं, उनका खुद का कुछ भार होता है। ठीक है, और जिनका अनुभव, मेन पॉइंट ये है कि जिनका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों, आंख, नाक, त्वचा इत्यादि के द्वारा करते हैं। बात को पकड़ना, वे सभी वस्तुएं जिनका जो स्थान घेरती हैं और जिनका भार होता है, जिनका भार होता है, लाइक दैट व्हाइट बोर्ड, ये मार्कर क्या है, द्रव्य हैं। मेज, टेबल, कुर्सी क्या है, द्रव्य हैं। फैन, भाई स्थान भी घेरे हैं, जिनका कुछ भार भी हो और जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर सकें कि हाँ भाई ये फैन है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, ये बॉटल है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा की बात करते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा, देखो ऊर्जा की बात अगर करते हो तो ये दोनों द्रव्य और ऊर्जा अविनाशी हैं। क्या है, अविनाशी। अविनाशी का मतलब समझना, जिसको ना तो उत्पन्न किया जा सके न ही नष्ट किया जा सके। अविनाशी का मतलब, इस वर्ड का मतलब ही यही होता है, जिसको न तो उत्पन्न किया जा सके न ही नष्ट किया जा सके। सिर्फ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्जन हम कर सकते हैं। बात समझ में आई, ये चीजें हो गई। अब बताना, इस चीज़ों में कोई डाउट हो तो जरूर बताना हमें कि हाँ सर यहाँ डाउट हो रही है। तो हमारे मैटर एंड एनर्जी कंप्लीटेड। देखो, किसी वस्तु में कितना द्रव्य निहित है, किसी वस्तु में निहित द्रव्य के जो मैग्नीट्यूड होते हैं, परिमाण होते हैं, उसी को द्रव्यमान कहते हैं। याद रखना, मॉस की बात अगर कर लें हम, देखो मॉस की बात हम करेंगे यानी द्रव्यमान की,
कि किसी वस्तु में कितना द्रव्य निहित है, यानी क्या है, उसका द्रव्य का मैग्नीट्यूड कितना निहित है, मैग्नीट्यूड की बात कर, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं उस वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, समझ में आई चीजें। चलो अब देखो आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया ना द्रव्यमान। अब देखो एनर्जी की बारे में एक बात और कहे तो ऊर्जा का न तो कोई भार होता है नहीं आकार। बता, उष्मा का कोई भार है, कोई आकार है? ध्वनि का कोई भार है, कोई आकार है? नहीं ना। प्रकाश का है? नहीं ना। विद्युत का है? नहीं ना। तो क्या है, देखो तुम्हारा प्रकाश हो गया, ठीक है, चलो, और ऊष्मा हो गया, और साथ में साथ ध्वनि हो गया, विद्युत हो गया। ये सब क्या है, ये ऊर्जा के ही फॉर्म है भाई। कहाँ टहल रहे हो, कहाँ घूम रहे हो? दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सभी एनर्जी के फॉर्म है। द्रव्य के फॉर्म मैंने बताया तुम्हें, एनर्जी के फॉर्म में जान लो। तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन हुआ क्लियर, इट हैज फिनिश्ड। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर। अब हम जस्ट बात करेंगे द्रव्यमान तथा ऊर्जा में रिलेशन। चलो मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। चलो देखो, अगर बात करें कि द्रव्यमान और एनर्जी में क्या रिलेशन है, हेडिंग क्या है, द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध। द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध। ओके, तो देखना, रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो मान लो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे हमारे आइंस्टीन, उन्होंने बताया कि यदि द्रव्य कहीं नष्ट हो रहा है तो उसके समतुल्य, जितना द्रव्य तुम्हारा नष्ट होगा उसके समतुल्य क्या होगा, उतनी एनर्जी निर्मुक्त होगी। क्या होगी, मुक्त होगी। मतलब एक उन्होंने रिलेशन दिया, उससे रिलेटेड समीकरण दिया, इक्वेशन दिया, E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, ये उन्होंने रिलेशन बताया। उन्होंने बताया कि जितना द्रव्य नष्ट होगा उसके समतुल्य क्या होगा, एनर्जी निर्मुक्त होगी। तो ई क्या है, एनर्जी है जो कि निर्मुक्त होती है। तो उत्पन्न एनर्जी यानी ऊर्जा। याद रखना, कोई चीज ना समझ में आए कमेंट करके पूछ लेना, अच्छा लगे तो लाइक दबा के करना, जितना जी भर के लाइक करना, ठीक है, और अच्छा लगे तो क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो, तो ई बराबर उत्पन्न ऊर्जा हो गई। अब देखो यम बराबर क्या होगा, द्रव्यमान हो गया, जितना हम क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, द्रव्यमान। सी क्या हो गया, प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज, ठीक है, प्रकाश का वेग, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बात को समझना, है कुछ नहीं लेकिन है बहुत। किसने दिया था, ये तुमसे पूछ देगा, आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे हमारे, उन्होंने इसको दिया था। ठीक है, इतनी बातें तुम्हारी क्लियर हुई। बताओ, ये भी तुम पढ़ लो, ये भी जान लो, ये भी जान लो, ये भी जान लो। E बराबर mc²। m ये है द्रव्यमान, ऊर्जा क्या था, E था, इनमें रिलेशन निकला, ये रिलेशन तुम्हारा निकल गया। तो भाई दूसरा पॉइंट भी तुम्हारा हो गया क्लियर, फिनिश। अब द्रव्य की अवस्थाएं की बात करेंगे। चलो तो द्रव्य की अवस्थाएं पढ़ लेते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं। क्या, द्रव्य की अवस्थाएं। तो देखो द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं। भौतिक का मतलब क्या, जिसे हम टच कर सकें, छू सकें फिजिकली। ठीक है, तो द्रव्य की अवस्थाएं की बात करेंगे। ठीक है, द्रव्य की अवस्थाएं। अब देखो मेरे भाई, स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं। अब तुम ये सोच रहे हो कि बिना पढ़े कुछ कर लोगे, बिना पढ़े तुम एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, तो कभी नहीं कर पाओगे। ये कभी अपने दिमाग से हटा देना कि कभी कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कारी बाबा आएंगे, तुम्हारा मार्क्स को बढ़ा देंगे, तुम्हारे गलत क्वेश्चन को सही कर देंगे। तो कोई बाबा नहीं आने वाले हैं। कौन से बाबा काम देंगे, तुम्हारे खुद के बाबा। जो तुम पढ़ोगे, जो तुम अचीव करोगे, जो तुम एडवांटेज लोगे, ये काम करेगा।
ठीक है, याद रखना हमेशा। तो द्रव्य की अवस्था, स्टेट्स ऑफ मैटर की बात, तो द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, 1 2 3। चलो, तुमने बर्फ भी देखा होगा, तुमने पानी भी देखा होगा, तुमने वाष्प भी देखा होगा, समझा होगा। वाष्प से कभी जले होगे खाना बनाते समय, या कभी कुछ किए होगे तो वाष्प से तुम जले होगे, ठीक है। और जल, पानी तो जल, वाटर, पानी तुमने पिया ही होगा। अब देखो, बर्फ का यूज भी किया होगा, बर्फ पता है ना, जहाँ सोच सकते हो सोच लेना, बर्फ की भी यूज हमने किया है। तो अब देखो, पहला ठोस अवस्था होगा, मतलब ठोस अवस्था की बात करें तो सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब सेकंड आ जाओ, द्रव अवस्था। इन तीनों के बारे में भी जानेंगे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, तीनों के बारे में भी जानेंगे। लिक्विड स्टेट। अब आ जाओ गैस अवस्था। क्या? गैस अवस्था। अब देखो, गैस यानी हाँ, गैसियस स्टेट। अब भाई 3 चीजें हो गई, ठोस, द्रव, गैस। तो भाई अगर सॉलिड की बात करो, मान लो तुम कोई सॉलिड लिए हो, देखना, समझना, और ना समझ में आए तो पूछना फिर से। ये सॉलिड है तुम्हारा, ठीक है, ये सॉलिड है, मान लो ये तुम्हारा आइस यानी बर्फ है, ठीक है। तो क्या इसका आकार चेंज होगा? मान लो इतना छोटा टुकड़ा है, जैसे ये मार्कर है, क्या तुम इसका आकार चेंज कर दोगे? क्या इसका जो वॉल्यूम है, मान लो 10 मीटर क्यूब है, चेंज कर दोगे? यू कांट, कोई नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात, ठोस अवस्था की करें तो पदार्थ की या द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार तथा आयतन दोनों क्या है, निश्चित हो, दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। क्या कहलाता है? ठोस अवस्था कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लो, अगर एग्जाम्पल की बात कर, मेज, कुर्सी, ये सब क्या है तुम्हारे, लोहा, ETC, ये सब क्या है तुम्हारे सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में। अब आ जाओ द्रव अवस्था की बात करो। मान लो तुमने 1 लीटर गैया का दूध लिया या भैंस का ले लिया, जो भी 1 लीटर दूध लिया, तुम उसको बोतल में रखो, लिया तो तुमने 1 लीटर, ध्यान देना उसका जो आयतन मैंने फिक्स किया है, लिया तो तुमने 1 लीटर, ठीक है, लेकिन तुमने बोतल में रखा तो बोतल का शेप के रख लिया। अगर जमीन पे उड़ेल दोगे तो उस पे उसके शेप का हो जाएगा, अगर एक डुल्लू में रख दो तो उसके शेप का हो जाएगा, जिस बर्तन में रखोगे उसी के शेप का वो हो जाएगा। मतलब उसका आकार क्या है? अनिश्चित है, आयतन निश्चित है। तो याद रखना, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का जो आकार अनिश्चित हो और आयतन क्या हो, निश्चित हो, दैट इज कॉल्ड, वह क्या कहलाता है? द्रव अवस्था। जैसे एग्जाम्पल में पानी, दूध, ग्लिसरीन, ये सब क्या आते हैं? द्रव अवस्था में आते हैं, समझ लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट, हमारा गैस अवस्था की बारे में बात करेंगे। देखो गैस, तुम अगर कहीं गलती से भी खाना बनाते समय, आपके मम्मी, चाहे आपके सिस्टर, चाहे आप ही, क्या गैस को बंद करना भूल जाते हो? मान लो भाई तो ऐसा ना हो, लेकिन हो जाता है, क्योंकि ये माइंड है, भूल जाती चीजें। तो क्या होता है, अगर ऐसा होता है तो गैस पूरे कमरे में है तो सिलेंडर में, बस थोड़ा सा लीक होता है, पूरे कमरे में फैल जाता है, उसका आकार अनिश्चित हो गया, आयतन भी जितना बड़ा कमरा उस हिसाब से फैल जा रहा है। वायुमंडल में डालोगे, छोड़ोगे तो वायुमंडल में फैल जाए, मतलब न तो आकार उसका शेप निश्चित है, न ही आयतन। तो द्रव की वह अवस्था जिसमें न तो उसका आकार न ही आयतन, दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, दैट इज कॉल्ड गैस अवस्था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में ले लो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे गैसेस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे गैसेस तुम ले सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो तुम्हारा ये क्लियर हुआ द्रव की अवस्था, इट स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखो, तुम तरल पदार्थ के बारे में सुने होगे, देखो तो तुम तरल पदार्थ का एक डिफिनीशन जान लो, सिंपल सी बात, जिसमें जिस पदार्थ में बहने के गुण हो, बहने के गुण मतलब
द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, बहने के गुण होते हैं, वह कहलाता है तरल पदार्थ। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये तरल पदार्थ, अलग से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फ्लूइड जिसको कहते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं इंग्लिश भी। देखो तरल पदार्थ क्या होता है, वह पदार्थ जिसमें बहने के गुण होते हैं, वह तरल पदार्थ। इसमें तुम्हारा हाइड्रोजन भी आएगा, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, पानी भी, दूध भी, ग्लिसरीन भी, द्रव और गैस दोनों अवस्था आ जाएंगी तरल पदार्थ में, इसमें बहने के गुण होते हैं। चलो कुछ और चीज़ें मैं तुम्हें बताता हूँ, जरा इसको थोड़ा, ये तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैं बताता हूँ तुम्हें अच्छी चीज़ें, थोड़ा सा और अच्छी चीज़ बताऊँगा। जैसे मान लो मैंने बताया कि जल है, इस टॉपिक के बाद हम इसके बाद वाला शुरू करेंगे। जैसे जल है, ठीक है, तो नॉर्मल तो द्रव अवस्था में रहता है, नॉर्मल कंडीशन में एक अवस्था मिली। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक क्या होता है, बर्फ अवस्था में। चलो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प अवस्था, मतलब गैस वाली अवस्था कह सकते, चलो गैस में। तो भाई इसमें जल ऐसा है जिसमें तीनों अवस्थाएं तुम्हें देखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर क्लियर हुआ, इट हैज क्लियर, ओके। चलिए तो अब हम नेक्स्ट चलेंगे, द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन की बात करेंगे। तो बात करते हैं, ठीक है। तो देखो द्रव्य में अवस्था परिवर्तन कैसे, मान लो सिंपल सी बात है, हेडिंग रहेगा तुम्हारा द्रव्य की अवस्था पर, द्रव्य में अवस्था परिवर्तन कैसे होता है ये जान लो पहले, उसके बाद कैसे कैसे क्या होता है वो मैं बताऊंगा। उसकी टेंशन ना लो, सारी क्वेश्चन भी कराऊंगा, हर एक टॉपिक तुम्हारा अगर तुमने बिलीव किया है मुझ पे, तो मैं ये तुमसे वायदा करता हूं कि सारी चीजें तुम्हारी मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो। देखो द्रव्य में अवस्था परिवर्तन सिर्फ 2 रीजन के कारण होती है, पहला उसकी गतिज ऊर्जा के कारण, ठीक है, सेकंड क्या है, उसकी स्थितिज ऊर्जा के कारण, पोटेंशियल एनर्जी के कारण, ठीक है। इन दोनों एनर्जी के कारण ही द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन होता है। मान लो कोई ठोस है, ठीक है, उसका तुमने टेम्परेचर क्या किया, बढ़ा दिया। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो ये धीरे से किधर निकल लेगा, ठोस से द्रव में चेंज हो जाएगा, चेंज, अणु उनके क्या हो गए, द्रव में, उनमें फ्लो होने की गुण आ गए। अब चलो तुम थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाए, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ी, ये क्या होगा, धीरे से निकल लेगा गैस की अवस्था में। देख लो ठोस से गैस में कैसे हुआ और द्रव से गैस में कैसे हुआ, ये चीजें तुम यहां से नोटिस कर सकते हो। ये होती है द्रव की अवस्था चेंजिंग हो गई। अब हम बात करेंगे, अब इसके रिवर्स भी, ऐसा नहीं है, अगर जो काम तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो द्रव में गैस में चेंज हो रही है, अगर टेम्परेचर घटाओगे तो गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है। तो ये हो गई तुम्हारी बातें क्लियर, रिवर्स हो गई, हमने रिवर्स करा दिया। अब आ जाओ, अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन के कारण है। पहले पॉइंट पे है गलन। गलन का मतलब मेल्टिंग होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। चलो तो मेल्टिंग की बात अगर हम करें तो समझना, एक निश्चित टेम्परेचर पर क्या होता है, अगर द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, गलन बिंदु कहते हैं, तथा ये जो प्रक्रिया हो रही इसे गलन कहते हैं। समझना, एक निश्चित टेम्परेचर पे क्या हो जाए कि जो इसका द्रव्य की अवस्था है, ठोस अवस्था, उससे क्या हो जाए, द्रव अवस्था में चेंज हो जाए, इसको कहते हैं। चलो अभी एक डायग्राम के द्वारा भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। चलो आ जाओ, डायग्राम बना ही लेते हैं। जब तुम क्या, यहाँ पे रखो तुम गैस, ठीक है, यहाँ पे रखो ठोस, यहाँ पे रखो द्रव, तीनों चीजें तुमने रख लिया। मैंने क्या बोला, गलन की बात किया तो मैंने बोला कि निश्चित टेम्परेचर पर क्या हो, द्रव्य की ठोस अवस्था किसमें चेंज हो जाए, द्रव में, उसको क्या कहेंगे, गलन कहेंगे, याद रखना, मेल्टिंग कहेंगे। अब देखो, यदि और भी बात इसके बात कर लो,
गलन हो गया। फ्रीजिंग की बात कर लो, जिसे हम कहते हैं जमना, ठीक है, जमना की बात कर लेते हैं। देखो, अगर जो द्रव की अवस्था है, द्रव से क्या हो जाए, ठोस में आ जाए, इसे फ्रीजिंग कहते हैं। समझना, इस बात को समझ लेना, किसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीजिंग का मतलब हिमांक हो गया तुम्हारा। ओके, इतनी बात समझ में आई। दो बातें तुमको मैंने समझाया कि अगर, चलो हेडिंग में लिख लो, नहीं कहोगे सर हेडिंग नहीं करवाएं, शिकायत करोगे मेरी। चलो, हिमांक यानी फ्रीजिंग कहते हैं इसको, ठीक है, फ्रीजिंग। तो क्या हुआ, ठोस से द्रव में गया तो मैंने गलन कहा, और एक निश्चित टेम्परेचर पे क्या हुआ, द्रव की जो द्रव अवस्था थी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो हिमांक। जैसे मान लो बर्फ से तुमने पानी में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड गलन। अगर तुमने पानी से बर्फ जमा दिया, दैट इज कॉल्ड हिमांक। सिंपल सी बात है ना, कितना सिंपल है। केमिस्ट्री कितना हुआ बनाते हो तुम लोग, लेकिन है तो सिंपल, है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। तो भाई ये दोनों चीजें हमारी हो गई क्लियर। अब आते हैं, चलो अब तुम्हारा हम बात करेंगे क्वथन मतलब बॉइलिंग का, क्वथन, ठीक है, बॉइलिंग की बात करेंगे भाई। देखो, अगर बॉइलिंग की एक निश्चित टेम्परेचर जिसपे क्या हो, द्रव उबलने लगे, ये थोड़ा सा समझना, द्रव क्या हो, उबलने लगे, उसकी क्या कहलाती है, बॉइलिंग यानी क्वथन कहलाती है। क्वथन बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है, और ये जो प्रोसेस उबलने की हो रहा है दैट इज कॉल्ड क्वथन। इतनी बातें समझ गए। चलो एक चीज और तुम्हें मैं बताऊंगा, चलो इतना मैं रिमूव कर दूं, ओके, इतना मैं रिमूव करता हूं। तुमने तीन चीजें जान लिया। इसके बाद हम वाष्पन की बात करेंगे। क्या, वाष्पन। चलो 4 नंबर का होगा वाष्पन, 5 नंबर होगा संघनन, ठीक है, 6 नंबर होगा ऊर्ध्वपातन। इतना समझना बात को, ठीक है। वाष्पन मतलब वेपोराइजेशन। चलो, वेपोराइजेशन। अब देखो, संघनन मतलब कंडेंसेशन, ओके। अब थर्ड सब्लिमेशन। इतनी चीजें तुम्हारी पढ़नी है हमें। अब देखो, ये गैस बेचारा अभी तक पढ़ा है पर इसका मैंने कोई यूज नहीं किया, लेकिन अब करेंगे। अब मैंने क्या किया कि एक निश्चित टेम्परेचर पर, चाहे किसी टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं, द्रव्य की द्रव अवस्था से क्या कर रहे हैं, सीधे गैस अवस्था में बदल रहे हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। तुम नोट्स भी अच्छे से बनाना भाई, नोट्स भी एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है कि वह नोट्स भी अच्छे से बनाता है। तो द्रव से सीधे गैस में गया, वाष्पन कहलाया। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं हम, एक और हमने क्या किया कि हाँ, गैस से फिर मैंने द्रव में किया, तो एक कोई टेम्परेचर होगा जिस पे जो गैसी अवस्था होगी द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगी, उसको हम संघनन कहते हैं। जैसे वाष्प से पानी बनाना, अब पानी से वाष्प बनाना वाष्पन, वाष्प से पानी बनाना संघनन। बताओ भाई, यहां तक किसी को डाउट हो तो हमें पूछ सकते हैं। अब देखो, कुछ द्रव्य की ऐसी होती हैं जो एक टेम्परेचर पे सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कपूर हो गया, कपूर तुमने देखा होगा, नौशादिर भी देखा होगा तुमने। ये क्या है, ये ऐसी चीजें हैं, ठीक है, कपूर और नौशादर जो सीधे सीधे ठोस से, कपूर जलाए होगे यार, माता जी की पूजा करने गए होगे अगरबत्ती कपूर लेके, तो कपूर जलाते हो तो क्या द्रव में बदलता है? नहीं, तुम ध्यान से नहीं किए होगे तो 2 रुपए का कपूर लेना, माता जी के दरबार में जाना, क्या करना, जलाना, तो सीधे सीधे क्या होता है, ठोस से गैस अवस्था में बदल जाता है। तो कपूर और नौशादर क्या है, ऐसी जो द्रव्य होती हैं क्या कहलाती हैं, ऊर्ध्वपातन। लो भैया, तुम्हारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया, द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन। बताओ, कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो बता सकते, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी सारी चीजें क्लियर, ओके। चलो अब हम पढ़ेंगे द्रव्य का अणुगति सिद्धांत।
चलो 3 पॉइंट मैं तुमको बताऊंगा जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। गलनांक की बात लो, पूछता क्या है, देखना क्या पूछता है, सिंपल से याद रखना, ठीक है। तुमसे ये पूछता है कि मान लो अगर अशुद्धि हम मिला दें तो गलनांक क्या होगा। अशुद्धि मिला दे तो देखो अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है। इम्प्योरिटी की बात करो, अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है, ठीक है। गलनांक क्या होगा, कम हो जाएगा, कम होगा। सेकेंड, अगर अशुद्धि मिलाओगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। अशुद्धि मिलाओगे तो क्वथनांक बढ़ जाए, अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाएगा, इतना याद रखना, क्वथनांक बढ़ जाएगा। अशुद्धि मिलाने पर हिमांक बढ़ जाएगा, अशुद्धि मिलाने पर क्या होगा, मिलाने पर हिमांक बढ़ जाएगा। ये तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से हिमांक बढ़ जाएगा। 3 पॉइंट याद रखना, एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में आ जाएंगे, अगर बिहार से हो गए तो 5 नंबर में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो जो पहाड़ों पर क्या होता है कि पहाड़ों पर जो वायुमंडलीय दाब होता है, देखना पहाड़ों पर क्या कंडीशन होती है, वायुमंडलीय दाब जो होता है, कहते हैं ना पहाड़ों पर क्या होता है, दाल जल्दी गल जाती है, हाँ ऐसा होता है ना। एक और कंडीशन होती है प्रेशर के ऊपर में दाल जल्दी गल, पहाड़ों पर अगर वही चीज़ करोगे तो जल्दी हो जाता है। अब देखो कैसे होता है, वायुमंडलीय दाब दो होता है पहाड़ों पे। देखो दाल को गलने के लिए, उबलने के लिए क्या होता है, पहले उबलेगा तब तो गलेगा, तो उबालते हैं पहले फिर हम गलाएंगे। देखो कैसे, उबलने के लिए यानी क्वथन के लिए वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो पहले वायुमंडलीय दाब अगर वाष्प दाब के बराबर होगा तो उबलने लगेगा, ठीक है, वाष्प दाब के बराबर होगा तो उबलने लगेगा। तो देखो अगर वायुमंडलीय दाब जो होता है पहाड़ों पर कम होता है तो कम ही टेम्परेचर पर क्या होता है, वायुमंडलीय वाष्प दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और पहाड़ों पर उबलने लगता है, ठीक है। समझ गई ये चीज, ये याद रखना तुम। अब देखो कुकर में, प्रेशर कुकर में क्या होता है कि जब प्रेशर बढ़ता है तो दाब बढ़ता है, जिससे कि वाष्प दाब बढ़ जाता है, बहुत जल्दी बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वो भी उबलने लगता है और दाल बहुत फटाफट गल जाती है। तो ये 2 चीज़ें थी जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी, ये वाला याद रखना, यहाँ से भी पूछा जाता है और तुम्हारा ये चीज़ें तो डायरेक्ट पूछी जाती है। अब आता है द्रव्य का अणुगति सिद्धांत, ठीक है। तो चलो इसको भी जान लेते कि क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे कि द्रव्य का अणुगति सिद्धांत, इस टॉपिक पे आ गए हैं, द्रव्य का अणुगति सिद्धांत। चलो द्रव्य का क्या, अणुगति सिद्धांत, अणुगति सिद्धांत। देखो प्यार से समझाऊंगा, हर चीज कराऊंगा, हर एक टॉपिक को बताते चलूंगा, तब जाके तुम्हें मजा कहीं आएगा। नहीं तो ऊपर वार बहुत लोग मिलेंगे पढ़ाने वाले, तुम्हें पढ़ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो द्रव्य का अणुगति सिद्धांत के बारे में, इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया कि द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जिनको क्या कहते हैं, इन कणों को अणु कहते हैं। तो द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जिसको हम अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल। चलो ये चीजें क्लियर हुई। चलो 1 पॉइंट। सेकंड, पहला कंडीशन तुम्हारी क्लियर हो गई। अब दूसरे कंडीशन की अगर हम बात करेंगे, एक ही द्रव्य क्या होता है कि समान जो अणु होते हैं के गुणधर्म में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे देखो अगर एक ही द्रव्य कोई है कि समान अणु सभी प्रकार से गुणधर्मों में समान होंगे या तो भिन्न होंगे। 2 कंडीशन बनती है कि अगर अणु समान है, अणु अलग अलग है, तो 2 ही कंडीशन हमारी बनेगी। तो पहली कंडीशन की बात करेंगे हम कि एक ही द्रव्य के समस्त अणु इस प्रकार के उनके क्या हो, सभी प्रकार के गुणधर्म समान होते हैं, जबकि विभिन्न प्रकार के द्रव्यों में उनके गुण अलग अलग होते हैं। अगर देखो जैसे मान लो तुम्हारा टेबल बना है, टेबल की बात करो तो टेबल में लकड़ी है ना, एक समान संगठन है लकड़ी की, और अलग अलग जैसे चीनी
और तुम बालू का घोल ले लो, अलग अलग है, उनका संगठन समान नहीं है। ठीक है, तो भाई कंडीशन सेकंड तुम्हारा ये हो गया कि एक ही द्रव्य के सभी प्रकार के अणु वो के गुणधर्म समान होते हैं, विभिन्न प्रकार के द्रव्य के सभी जो उनके अणु उनके अलग अलग होते हैं प्रॉपर्टी। ये क्लियर हो गया। थर्ड, द्रव्यों के अणुओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है। द्रव्य जो होते हैं उनके अणुओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है जिनको अंतरा आणविक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया कि द्रव्यों के, मान लो द्रव्य के ये अणु है, इनके बीच कोई स्थान है, थोड़ा सा स्पेस है, इसको कहते हैं इंटर मोलिकुलर, क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं। इनके बीच जो बल लगता है अंतरा आणविक बल लगता है। अगर अंतरा आणविक बल ज़्यादा है तो ठोस है, कम उससे कम है तो द्रव है, बहुत कम है तो गैस है। चलो 4 पॉइंट की अब बात। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया आपका। तो द्रव्य के अणुओं के मध्य आकर्षक तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, जिसके कारण उनमें स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर कार्य करेगा अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स, तो उनके अंदर क्या होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, तो भाई इस आकर्षण बल को हम क्या कह सकते हैं, ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। यह ससंजक बल ठोस अवस्था में सबसे अधिक परंतु गैसीय अवस्था में सबसे ज्यादा होता है। ये मैंने तुम्हें बताया यहीं पे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अंतरा आणविक बल जो होता है क्या होता है, ठोस में सबसे ज्यादा होता है, गैस में सबसे कम होगा। तो ससंजक बल जो लगता है, ससंजक बल याद रखना, यहां से कोहेसिव फोर्स की बात हम करें तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा। ये ठोस में ज़्यादा होता है, उसके बाद ठोस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, सबसे कम गैस में, सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। बातें क्लियर हुई। पांचवा की बात कर लें कि द्रव्य के अणु क्या होते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं, जिसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा भी होती है। द्रव्य के अणु निरंतर गति करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं, जिनके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। अब देखो, अगर द्रव्य का टेम्परेचर तुम बढ़ा दो तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। 6 पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हारा। 6 पॉइंट क्या हो गया, क्लियर हो गया भाई। इसका द्रव्य का अणुगति सिद्धांत के अकॉर्डिंग यही रूल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे द्रव्य का वर्गीकरण, ये वाला द्रव्य का वर्गीकरण। नहीं समझ में आएगा तो बताना, कमेंट करके बताना भाई तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। ये तो जो जरूर बताना, अच्छा बुरा जो भी हो दिल से बताना, कोई जरूरत नहीं जबरदस्ती बोलने की। आ जाओ, द्रव्य का वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं, द्रव्य का वर्गीकरण। चलो, द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या मैटर। देखो, रासायनिक संगठन के आधार पर क्या करेंगे, हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देखो, तो द्रव्य था, पहले हमने 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ अथवा मिश्रण की बात करेंगे। अब शुद्ध पदार्थ को फिर मैंने प्योर सब्सटेंस को भी डिवाइड कर दिया, तत्वों में, यौगिक में। फिर उसके बाद मैंने मिश्रण को डिवाइड किया, समांगी, विषमांगी। उसके बाद तत्व को फिर से मैंने डिवाइड किया, धातु, अधातु, उपधातु, इतनी डिवाइडेशन हुई। तो ठीक है, द्रव्य का डिवाइडेशन हुआ, समझे कि नहीं, द्रव्य का डिवाइडेशन। चलो एक मैं डायग्राम बनाता, द्रव्य के मैंने क्या किया, यहाँ द्रव्य को रखा, फिर इनके 2 बच्चे, मान लो इनके 2 बच्चे, एक हो गए तुम्हारे शुद्ध पदार्थ प्योर, एक हो गए अशुद्ध इम्प्योर, ठीक है, या मिश्रण। चलो इतना क्लियर हुआ। द्रव्य यानी मैटर को प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर यानी मिक्सचर में मैंने डिवाइड किया। अब देखो, शुद्ध पदार्थ को भी मैंने ले जाके 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से, तत्व, यौगिक। तत्व का मतलब, चलो यहाँ इंग्लिश में भी लिख लो भाई, जिसको इंग्लिश में दिक्कत हो वो भी जान लो। मैटर, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब देखो, इम्प्योर, इम्प्योर सब्सटेंस, समझ जाना, ठीक है, या मिक्सचर।
ठीक है, मिक्सचर। अब समझना बात को समझना। तत्व यानी एलिमेंट की बात करेंगे, ठीक है। यौगिक का मतलब कंपाउंड हो गया, कंपाउंड। ओके, चलो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ लिया। अब देखो, अब तुम्हारा तत्व भी 3 पार्ट में हो गया। कौन कौन सा? चलो थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं। कौन कौन सा? धातु, अधातु, उपधातु। किसमें? धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, 3 पार्ट में हमारे हुए ये चीजें, धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, सब। ठीक है, अब देखो अशुद्ध या मिश्रण को हमने क्या किया? इसको भी हमने पार्टीशन किया, इसको भी हमने पार्टीशन किया। तो ये 2 प्रकार से निकले। कैसे? समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस, ये हो गया तुम्हारा विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस। विषमांगी मिश्रण ये तुम्हारा हो गया हेट्रोजीनियस। बताओ भाई, ये तुम्हें क्लियर? हम एक एक के बारे में पढ़ाएंगे तुम्हें, एक एक के बारे में। तो चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो। मैं स्टार्ट करता हूं शुद्ध पदार्थ से अशुद्ध पदार्थ। चलो आई होप। तो देखो आ जाओ, हम शुद्ध पदार्थ से स्टार्ट करेंगे। पहले ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर इसको। तो शुद्ध पदार्थ, तो ये पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन एक समान होता है। रासायनिक संगठन क्या होता है? एक समान होती है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, संगठन क्या? शुद्ध पदार्थ। ये 2 प्रकार के हुए, तत्व और यौगिक। इतना आ गया ना। अब जान लो तत्व के बारे में। तत्वों के बारे में अगर बात करें तो वे द्रव्य जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से, एटम से मिलकर बने होते हैं, अथवा जो किसी भी विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक क्या भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते हैं, और न ही उनसे बनाए जा सकते हैं। समझना, न विभाजित न उनसे बनाए जा सकते। क्या कहलाते हैं? तत्व। एग्जाम्पल के रूप में लोहा Fe से, मरकरी Hg से, कॉपर Cu, ऑक्सीजन O। क्या हो गया? तत्व का एग्जाम्पल बताया मैंने। तुम्हारा Fe, O, Hg क्या हो गया? कॉपर। ये सारे तत्व की एग्जाम्पल हैं। मतलब एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने, पहली बात तो। ठीक है, और जो कि किसी भी रीति या विधि से 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले। ऐसा थोड़ी कॉपर को तुम ऐसा विभाजित कर दो कि इसका प्रॉपर्टी कुछ और है, कभी नहीं। कॉपर की प्रॉपर्टी रहेगी, किसी भी रीति से विभाजित नहीं किया सकता, न ही उससे क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं भाई। तो ये हो गया तत्व। ठीक है, अब तत्व में कितने हो गए हमारे? तत्व में 3, धातु, अधातु, उपधातु। तो धातु के बारे में अब तक लगभग 108 तत्वों की ऊपर ही खोजी जा चुकी है। तो ये चलिए, ये पॉइंट था आपके लिए। अब हम धातु के बारे में बात करेंगे, अधातु और उपधातु के बारे में। ठीक है, तो देखो तत्व जिसमें धात्विक प्रॉपर्टी हो, मेटेलिक क्या हो? चमक हो, आघातवर्धनीय हो, उनकी चालकता उच्च हो। ठीक है, तनन सामर्थ्य पाए जाए, उसे कहते हैं धातु। मेटल के नाम से जानते हैं, मेटेलिक, मेटल्स के नाम से। फॉर एग्जाम्पल के रूप में कॉपर हो गया, लोहा। ये सारी चीजें किस में आती है? एजी, चांदी भी ले सकते हो, चांदी के तार भी होते हैं, तो एजी भी ले सकते हो तुम। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? धातु में। इनमें क्या होंगी? इनकी चालकता उच्च होंगी, आघातवर्धनीय होंगे, पीटने पे ये फैलेंगे। तनन सामर्थ्य होगा, तनन का मतलब खींच के हम क्या कर सकते हैं? बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, चमक होगी, एक प्रकार से चमक होगी भाई। तो क्या होगा? चांदी हो गया तुम्हारा, कॉपर हो गया, लोहा हो गया, पारा हो गया, जिंक हो गया। ये सारी चीजें तुम्हारे धातु में आ गई। ठीक है, कॉपर, Hg, पारा। ठीक है, लोहा मतलब Fe, जिंक हो गया, चांदी मतलब Ag। ये सारी चीजें तुम्हारी किस में आती हैं? धातु में आती है। समझते रहना, एक एक बात समझ। अधातु की बात करेंगे। अधातु की हम बात करने से पहले मैं बता रहा हूं कि देखो, जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज धातु में थी बिल्कुल नहीं होंगी, सारी अलग होंगी। सारी क्या होंगी? अलग होंगी। यानी इनमें चमक नहीं होगा, उच्च चालकता नहीं होगी, और क्या? आघातवर्धनीय नहीं होगी, तनन सामर्थ्य नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड, किसको क्या कहते हैं मेरे भाई? नॉन मेटल के नाम से जानते हैं। नॉन मेटल, इसको नॉन मेटल के नाम से जानते हैं। प्यार से समझना,
प्यार से समझोगे तो सारी चीज़ें तुम्हारे माइंड में घुस जाए। जैसे तुम्हारा हो गया सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सारे अधातु में आते हैं, नॉन मेटल्स में आते हैं। आ जाओ लास्ट पॉइंट इसमें है उपधातु के बारे में। ऐसी मतलब ऐसे जो पदार्थ होंगे धातु जो अधातु इन दोनों के बीच में होंगे, मतलब ऐसे जो इनकी प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में आ जाए इस प्रकार की, तो उसको उपधातु कहते हैं। समझ जाना भाई, उपधातु मतलब समझ गए। मेटेलॉइड्स के नाम से जानते हैं, इसको भी जान लो, चलो मेटेलॉइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, मेटेलॉइड्स के नाम से जानते हैं इसको। फॉर एग्जांपल में एंटीमनी तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, एंटीमनी इसमें आता है, ठीक है, आर्सेनिक आ जाता है तुम्हारा, जर्मेनियम, ये सारी चीजें उपधातु में आते हैं। इतनी चीजें हमने क्लियर किया। क्या क्या हो गया, शुद्ध पदार्थ हमने पढ़ लिया, तत्व जान लिया, धातु, अधातु, उपधातु। अब हम बात करेंगे यौगिक का, इसका सेकेंड पार्ट यौगिक कंपाउंड की बात करेंगे। तो देखो यौगिक कंपाउंड का मतलब ये होता है वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित रेशियो होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी मिला दो तुम, एक निश्चित रेशियो होना चाहिए, उनके अनुपात में मिलाने से बनते यौगिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, जल में क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, 2:1 का है ना अनुपात, है कि नहीं बताना भाई, है ना। NaCl ले लो, NaCl में सोडियम 1 है, 1:1 का अनुपात है, Cl1 है, ये क्लियर हो गया। अब चलो 2 प्रकार की हो गए समांगी विषमांगी। समांगी विषमांगी मतलब अगर चलो तो चलो भाई ये तो तुम्हारा क्लियर हो गया, यौगिक क्लियर हो गया, द्रव, ये पार्ट तुम्हारा कंप्लीट। इस पार्ट को हम हटाते हैं, यानी इस पार्ट को मैं हटा दूंगा यहाँ से, नक्शे से गायब करते हैं, ठीक है। आ जाओ, इस पार्ट को मैं हटा दिया। अब देखो बात करेंगे तुम्हारा ये पार्ट, क्या अशुद्ध या मिक्सचर की बात करेंगे। तो वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों की किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, दैट इज कॉल्ड अशुद्ध या मिक्सचर। मिक्सचर तुम्हारे 2 प्रकार के, जैसे समांगी और विषमांगी, ठीक है, ये हो गया मतलब होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो फर्स्ट की बात करो समांगी, तो इनमें जो मिश्रण होता है प्रत्येक में एक समान संगठन होता है। जैसे एग्जाम्पल में जल एवं चीनी का घोल लो, एक टब लो, इसमें जल लो और चीनी में मिला लो, चीनी का मिला लो, तो इनका जो घोल होगा अगर घोलोगे, ठीक है, ये घोलोगे तो एक समान मिक्सचर होगा, उसे कहते हैं समांगी। चलो विषमांगी मतलब रासायनिक संगठन समान नहीं होगा, एक समान नहीं। जैसे जल एवं बालू का मिश्रण, बालू जा जाकर ऐसे फैल जाएगा नीचे, फैल जाएगा ना, तो जल एवं बालू का जो मिक्सचर होता है वह विषमांगी मिश्रण मतलब हेट्रोजीनियस में आता है। क्या आता है, हेट्रोजीनियस में आता है। तो ये भी तुम्हारा हो गया क्लियर। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत हुआ किसी को, कोई भी टेंशन हुआ? अब बस थोड़ा सा द्रव्यों में होने वाले परिवर्तन की बात करेंगे। चलो ठीक है, द्रव्यों में होने वाले परिवर्तन की हम बात कर लेते हैं कि कैसे चेंजेज होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं द्रव्यों में होने वाले परिवर्तन। तो देखो द्रव्यों में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक यानी फिजिकल भौतिक परिवर्तन, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा रासायनिक परिवर्तन। तो पहले भौतिक जान लो, पहले क्या करो भौतिक जान लो। तो भौतिक के बारे में बात करें तो ठीक हो, देखना अगर फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे हम तो क्या होगा, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के स्वरूप के जो भौतिक गुणधर्म है, पदार्थ के स्वरूप एवं भौतिक गुणधर्म मतलब जो दिखता है में अस्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन हो, साथ ही साथ उसके भार और संगठन में कोई चेंजिंग ना हो। ध्यान देना,
भौतिक गुणधर्म में और स्वरूप में चेंजिंग होगा, लेकिन उसके भार और संगठन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। जबकि रासायनिक में इसका जस्ट अपोजिट होगा, मतलब वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन भी चेंज हो, गुणधर्म भी अस्थायी परमानेंटली चेंज हो जाए और परिवर्तित हो जाए उस प्रकार, और एक नया पदार्थ बन जाए, उसे कहते हैं रासायनिक। फॉर एग्जाम्पल की बात, विद्युत का जलना, विद्युत बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। नमक या चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। साथ ही साथ देखना, ये सारी चीजें हो गई, चलो लिख लो। विद्युत बल्ब का जलना, विद्युत बल्ब का जलना, ठीक है, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। अब देखो मैंने तुम्हें क्या, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, देखो बर्फ पिघल तो रहा है लेकिन पानी बन जा रहा है, संगठन लगभग सेम है, भार भी वही रहेगा। विद्युत बल्ब का जलना, ये चीजें हो गई। जल का आसवन, जल का आसवन तुम्हारा हो सकता है। और क्या हो सकता है बताओ जरा? जल का आसवन तुम्हारा हो सकता है। नमक या पानी, नमक या चीनी का पानी में घुलना जो होगा, नमक या चीनी का पानी में घुलना, पानी में घुलना। थोड़ा सा और है, इसको हम खत्म करेंगे आज। अब देखो, जल का आसवन भी मैंने बता दिया। आयोडीन का ऊर्ध्वपातन कह सकते हो। अब बादलों का बनना भी, आयोडीन, ये तुमसे क्वेश्चन यहाँ डायरेक्ट पूछेगा, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। इसको रासायनिक में नाम मत देना मेरे भैया, दे दोगे फंस जाओगे, यही फंसने के लिए तो दिया। बादलों का बनना क्या है? ये सब भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। ये किस में आते हैं? भौतिक परिवर्तन में आते हैं तुम्हारे, ठीक है। चलो ये चीजें हुई, रासायनिक की बात करते हैं। चलो अब रासायनिक की बात करेंगे, ठीक है। अब रासायनिक की बात हम करेंगे, रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं। तो देखो, जैसे मोमबत्ती का जलना, लिख लो, मैंने परिवर्तन बताया, नया बनेगा, नया पदार्थ बनेगा, संगठन भी चेंज होगा, परमानेंटली चेंज होगा। तो देखो मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल जाएगी, कुछ और बन जाएगा, ठीक है, कुछ और बन जाएगा, उसका संगठन, आकार, भार सब चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मैग्नीशियम के तार का जलना, ये भी आता है इसी में, क्या? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के तार का जलना, सारे तुम्हारे सिलेबस में है, तार का जलना, ठीक है, ओके। अब चलो, अब देखो, दो चीजें हमारी हमने कर लिया। सिरके का बनना, सिरका जो बनता है उसका भी, वो भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनाते हो, वो भी रासायनिक परिवर्तन है। सिरके का बनना, दूध से दही में परिवर्तन, दूध से दही में परिवर्तन, दही का बनना, ये सब क्या है? ये तुम्हारे केमिकल चेंजेज है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है मेरे भाई। क्या है? परिवर्तन, यानी केमिकल चेंजेज, केमिकल चेंजेज। तो देखो ये सारी चीजें तुम्हारी रही। अब क्वेश्चन कैसे कुछ बनेगा मैं थोड़ा तुमको उससे ब्रीफ करा दूं, ठीक है। देखो रासायनिक जो परिवर्तन होता है अनुत्क्रमणीय होता है, और भौतिक परिवर्तन यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। भौतिक परिवर्तन देखो, बल्ब जल रहा है, स्विच ऑफ करो बुझ जाएगा, ठीक है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में हो जाएगा, लेकिन रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, एक ही बार हो। दूध से दही बना दिए तो क्या दही का मट के तुम दूध बनाओगे? नहीं ना, नहीं बना पाओगे भाई। दूध से दही बना लोगे, दही से दूध नहीं बना पाओगे, ठीक है, इतना याद रखना। तो रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, नॉन रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो बस ये सारी चीजें थी। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आ जाओ। आज ये चैप्टर को मैंने सोचा था फिनिश करूंगा तो कर भी दिया। अब देखो इस चैप्टर में और क्या चीजें हैं। कुछ क्वेश्चंस जैसे मान लो आ जाएंगे तुमसे, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे ये देखना। क्वेश्चन तुमसे कैसे पूछेगा कि कौन सी वस्तु द्रव्य है। मान लो 4 ऑप्शन, कोयला, कोयला दे देगा, लकड़ी दे देगा, प्रकाश दे देगा। मान लो लकड़ी, कोयला, प्रकाश
मेज, तो क्या आंसर दोगे? 2 3 4, क्या आंसर दोगे? देखो तो द्रव्य मतलब कौन सी इसमें द्रव्य नहीं है, हमें यही जानना है। तो देखो लकड़ी द्रव्य है, स्थान गिरता है भार भी होता है, तो ये तो गलत हो गया। कोयला भी स्थान लेता है भार होता है, ये भी गलत हो गया। मेज भी स्थान लेता है भार होता है, गलत। प्रकाश, ये सही होगा, एक प्रकाश की एनर्जी है तो ये सही होगा। द्रव्य ये नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। समझ में आया कैसे क्वेश्चन पूछा? अब मान लो पूछ लेगा जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। मान लो प्रकृति में जल किस अवस्था में मिलता है? द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में, गैस अवस्था में, तीनों अवस्था मिलता प्रकृति में। तो याद रखना ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि प्रकृति में तुम्हारा जल कितने अवस्था, जल किस अवस्था में मिलता है? जल किस अवस्था में मिलता है? तो ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में मिलता है। ठीक है, याद रखना प्रकृति में ये तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। अब बताओ अंतरा आणविक बल नगण्य होता है, लगभग क्या होता है? नगण्य किसमें भाई? अंतरा आणविक बल किसमें? गैस में, गैस में होगा ना। गैस में क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका नगण्य होता है। अंतरा आणविक बल नगण्य होता है किसमें? गैस में। तो ये चीज क्या करोगे? याद रखोगे। तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर था द्रव्य यानी मैटर वो हुआ फिनिश। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना मेरे भाई, और कमेंट करके बिल्कुल बताना हाँ सर क्लास कैसी थी। बाकी सारी चीजें क्लियर है, तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।